नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समास को लेकर के आए हुए हैं और आपको बताएंगे। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और यह कंफ्यूजन से भरा होता है कि कौन सा शब्द कौन सा समास होगा। तो आज के इस वीडियो में बस उसी को आसान भाषा में समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, ठीक। और हम कोशिश करेंगे कि आप लोग समझ जाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज समास से। देखिए, हिंदी व्याकरण में समास पढ़ने से पहले वैसे तो पढ़ा जाता है संधि। संधि में जैसे दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। उसमें जब दो वर्ण जुड़ जाता है ना तो उससे जो विकार आता है उसको संधि कहते हैं। लेकिन जब दो शब्द, यहाँ शब्द को लेकर के नहीं चलेंगे, हम पद को लेकर के चलेंगे, ठीक ना। जब किसी शब्द का उपयोग वाक्य में हो जाता है तो उसको पद कहा जाता है और जब अकेला है तो उसको शब्द कह देते हैं, ठीक ना। तो जब दो शब्द या दो पद, जब दो शब्द या दो पद आपस में समास की परिभाषा होता है क्या? जब दो या दो से अधिक पद आपस में जुड़ करके और अपने बीच के विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह क्या हुआ? तो कारक के चिन्ह होते हैं, उसको छोड़ करके यदि एक हो जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? समास कहते हैं, ठीक ना। तो जब दो या दो से अधिक पद, पद बोले तो शब्द आपस में जुड़ करके क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और समास का सामान्य जो अर्थ है उसका अर्थ होता है संक्षेपण या सम्मिलन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो शब्द क्या होते हैं? आपस में जुड़ते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि जो राजा की बेटी है, इसको बीच में से की हटाइएगा तो राजा बेटी हो जाएगा, तो उसी का नाम होता है राजकन्या कहिए या राजकुमारी कहिए या राजपुत्री कहिए। तो राजा की बेटी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? राजकन्या, राजकुमारी, राजपुत्री हो गया। जैसे राजा का बेटा है तो ये हो गया राजकुमार, उसके बाद हो गया क्या चीज? राजपुत्र हो गए। फिर भाई और बहन है, इसमें से और सबको हटा दीजिए, सीधे लिख दीजिए भाई और बहन। संक्षेपण या सम्मिलन इसलिए कहा जाता है कि जब हिंदी वाक्य हम लिखते हैं तो कभी कभी भाषा बहुत लंबा ना हो जाए, इसके लिए उसको छोटा करके हम छोटे छोटे शब्दों का उपयोग करते हैं, ठीक। इसलिए समास का उपयोग किया जाता है वाक्यों में। तो समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेपण या सम्मिलन हो जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, समास की परिभाषा यही होता है कि जब दो या दो से अधिक पद, इसमें मेन यही टर्म याद रखना होता है, जब दो पद आपस में मिल जाते हैं और एक शब्द बना लेता है तो उसी को क्या कहते हैं? समास कहते हैं, ठीक ना। और समास को ही कौन सा पद कहा जाता है? समस्त पद कहते हैं। समास को कौन सा पद कहिएगा? समस्त पद कहा जाता है। और समास के भेद, तो समास के भेद लगभग थोड़ा मोड़ा तो पढ़े हुएगा। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद में से कौन कौन होता है? तो देखिए, किताबों में आपको अलग अलग लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन यहाँ हम उसको एक सही क्रम में सजाए हुए हैं, ठीक ना। देखिए कैसे कैसे। सबसे पहला हम शुरुआत करेंगे, आपको सबसे पहला अव्ययी भाव समास, उसके बाद कर्मधारय समास, उसके बाद बहुव्रीहि समास, फिर द्विगु समास, द्वंद्व समास और फिर कौन सा हो जाता है? तत्पुरुष समास, ठीक ना। ये एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है, जैसे जैसे इसकी परिभाषा होती है उसी के अनुसार ये सीक्वेंस लिखा हुआ है। तो आपको आगे पीछे याद है, चाहे किसी तरीके से याद है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको बस याद रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। अव्ययी भाव देखिए क्या होता है, ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है अव्ययी भाव। सबसे पहला है ये अव्यय, जो इसमें भाव से बना हुआ है, ठीक। अव्ययी भाव कहा क्या जाता है? अब देखिए यहाँ पे समास में दो शब्द बार बार आएंगे, एक आएगा पूर्व पद या प्रथम पद, एक आएगा उत्तर पद या अंतिम शब्द आएगा, ठीक ना। तो कोई शब्द जब दो शब्दों से मिलकर बना रहता है तो पहला जो शब्द होता है उसको हम कहेंगे प्रथम पद, यानी तो आप क्या कह दीजिएगा?
पूर्व पद कहिए, पहले होता है तो क्या कहेगा, प्रथम पद यानी तो पूर्व पद कहेंगे, और जो अंतिम में होता है उसको क्या कहिएगा, अंतिम पद कहेंगे। कौन सा पद कहिएगा, अंतिम पद कह देंगे। तो पहले वाले को प्रथम पद और अंतिम वाले को कौन सा पद कहिएगा, अंतिम पद कहते हैं, या हाँ उसको अंतिम पद ही कह देते हैं। ठीक, तो अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास की परिभाषा होती है कि जिस किसी भी शब्द का पहला शब्द, जिस किसी भी शब्द में जब पहला शब्द यानी बोले तो पूर्व पद, पहला शब्द, जैसे कोई शब्द बना हुआ है दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जैसे में मान लीजिए कि हम बोल देते हैं कि अव्ययी भाव में ही दो, देखिए यहाँ पे एक अव्यय है और एक भाव शब्द है। ठीक, इसमें से पहला शब्द ये हुआ और दूसरा कौन हो गया, भाव। तो जिस किसी भी शब्द का पहला शब्द या प्रथम पद, ठीक ना, पूर्व पद कहिए या प्रथम पद कहिए, क्या होता है, अव्यय होता है, वही कौन सा समास होता है, वो अव्यय भाव हो जाता है। लेकिन इससे भी आप समझने पाएगा, अव्यय होता है फिर ये क्या हो गया, इससे और परिभाषा दिया जाता है कि जो जिस समास का पूर्व पद या प्रथम पद प्रधान होता है, कौन सा पद, पूर्व पद या प्रथम पद प्रधान होता है, उसको क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। ठीक ना, लेकिन ये पूर्व पद प्रधान हो या प्रथम पद प्रधान हो या प्रथम पद अव्यय हो, ये सब बहुत भारी भरकम हो जाते हैं, इनसे कभी समझ नहीं आता है कि जो शब्द अव्ययी भाव है या नहीं है। ठीक ना, इसके लिए एक सामान्य सा नियम है, नियम ना कहे कि जो सामान्य से इसकी पहचान है कि जिस किसी भी शब्द में, बस मेन बात यही ध्यान रखिएगा, ये परिभाषा याद है या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है, एक छोटा सा बात है, ये किताबों में नहीं लिखा हुआ था, ये एक एब्जॉर्ब के बाद ये निष्कर्ष निकल के आता है कि जो ऐसा ही होता है। ठीक ना, तो जिस किसी भी शब्द में उपसर्ग लगा हो, ठीक, ये उपसर्ग फिर क्या होता है, तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जो शब्द या शब्दांश छोटा सा शब्द जुड़ा हुआ होता है उसी को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, और जब कोई शब्द अंत में जुड़ा होता है तो उसको प्रत्यय कहा जाता है। अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं और प्रत्यय को सफिक्स कह देते हैं। ठीक ना, तो जिस किसी भी शब्द की शुरू में क्या हो, उपसर्ग, अब उपसर्ग है तो हमेशा शुरू में ही लगेगा, तो जिस किसी भी शब्द के पूर्व यानी पहले क्या हो, उपसर्ग हो, वह कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। पूरे अव्ययी भाव समास को पहचानने का एकमात्र तरीका यही है, उसको छोड़ दीजिए प्रथम पद प्रधान होता है या पूर्व पद प्रधान होता है, इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। जिस शब्द में क्या होगा, पहला पद उपसर्ग होगा उसी को क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। अब उपसर्ग होता है इसलिए इसका पूर्व पद क्या हो जाता है, प्रधान हो जाता है, मतलब शब्द का जो अर्थ है ना वह पहले वाले शब्द के अनुसार आने लगता है, इसलिए कहा जाता है क्या चीज, जो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक, मेन बात याद रखने का यही है, क्या चीज, जिस भी शब्द के शुरुआत में क्या होगा, उपसर्ग होगा उसी को क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे अव्ययी भाव समास। कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। जैसे देखिए ये लिखा हुआ है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में ये जो है शुरुआत में प्र जो है इसको तोड़िएगा तो ये बनेगा प्रतिजोड़ अक्ष, प्रतिजोड़ अक्ष से बनेगा। ठीक, अक्ष मतलब कहिए कि अक्ष मतलब हो गया आपका क्या चीज, आंख कहिए या हाँ आंख ही होता है। ठीक ना, आंख कहिए, और प्रति मतलब आंख के प्रति या सामने कहिए तो उसी को कहते हैं प्रत्यक्ष। इसमें पर उपसर्ग नहीं है, यहाँ की इस शब्द में प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, प्रति है, तो प्रति जोड़ अक्ष मिलके क्या बन जाता है, प्रत्यक्ष, यानी अक्षी के प्रति, किसके प्रति, अक्षी के प्रति, यानी आंख के प्रति या आंख के सामने जो होता है उसी को क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। इसमें पर है उपसर्ग इसलिए ये प्रत्यक्ष शब्द कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। जैसे ये है उपकुल, उपकुल में कौन सा समास है आपका, उप, उप इसमें है समास, समास नहीं है ये उपसर्ग है। ठीक, पहला शब्द उप क्या है, उपसर्ग है, इसलिए उपकुल कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। जैसे प्रत्युपकार, इसमें जो है फिर ये हो गया प्रतिजोड़ उपकार, इसमें प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग है,
आपका प्रत्युपकार में आपका प्रति जो है क्या चीज है, उपसर्ग है, इसलिए प्रत्युपकार कौन सा शब्द होगा, अव्ययीभाव समास होगा। फिर जैसे प्रतिमास मतलब हर मास, इसमें कौन सा उपसर्ग है, प्रति है, इसलिए ये कौन सा होगा, प्रतिमास अव्ययीभाव समास होगा। फिर निर्भय, निर्भय में आपका जो है ये बना हुआ है निह जोर भय, इसमें निह जो है क्या है, उपसर्ग है, ठीक ना। तो नि उपसर्ग है, इसलिए निर्भय कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा। समकक्ष, इसमें जो है सम मतलब अक्षी के सामने, इसमें पहला शब्द सम जो है वो क्या चीज है, उपसर्ग है, इसलिए आपका अव्ययीभाव समास हो गया। उसके बाद है यथाशक्ति, यथाशक्ति में यथा आपका क्या है, उपसर्ग है, इसलिए यथाशक्ति कौन सा शब्द हो गए, अव्ययीभाव समास के अंतर्गत हो गए। फिर यथासंभव, इसमें यथा उपसर्ग है, इसलिए यथासंभव भी कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा। जैसे फिर यथार्थ है, यथार्थ में भी है क्या ऐसा, कौन सा उपसर्ग, यथार्थ है, इसमें यथा उपसर्ग है, इसलिए यथार्थ कौन सा शब्द होगा, अव्ययीभाव समास होगा। फिर है आपका भर पेट, भर पेट में जो है आपका कौन सा है, तो भर पेट में भर जो है क्या है, उपसर्ग है, इसलिए ये कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा, ठीक ना। मतलब जिस भी शब्द के मतलब जिस भी शब्द के पूर्व में मतलब पहले में उपसर्ग हो वो कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा, ठीक ना। फिर आगे देखिए जैसे बेरहम, बेरहम में जो है बे क्या है आपका, बताइए तो, बेरहम में आपका हो गया कौन सा, बे क्या है आपका उपसर्ग है, फिर उसके बाद रहम शब्द जुड़ा है, तो बेरहम कौन सा समास होगा बताइए, अव्ययीभाव समास होगा। निधरक, इसमें नि क्या है, उपसर्ग है, इसलिए निधरक कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा, ठीक ना। आगे और देखते हैं, तो ये सब रहा कौन सा समास, अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास में बहुत खास कुछ याद रखना रहता है, इन सब शब्दों को आपको याद भी नहीं रखना है, अभी जितना बताया ना उन सब शब्दों को याद नहीं रखना, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जिस भी शब्द के शुरू में उपसर्ग होगा वो कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा। कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा, चाहे कोई भी शब्द हो, सिर्फ उसमें क्या लगा हुआ रहना चाहिए, उपसर्ग लगा हुआ रहना चाहिए, तो कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा। अब सेकेंड नंबर देखते हैं कौन सा, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होगा देखिए तो आप, कर्मधारय, तो अव्ययीभाव समास को याद रखने के लिए एक छोटा सा शब्द था संस्कृत का, ध्यान रखिएगा, क्या चीज, पूर्व पद प्रधानो, पूर्व पद प्रधानो। पूर्व पद प्रधानों का मतलब क्या हो गया, जिसका पद क्या हो, जिसका पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व पद मतलब पहले वाला पद क्या हो, प्रधान हो, उसी को कौन सा समास कहते हैं, अव्ययीभाव समास कहते हैं। अब चलिए देखते हैं ये कौन सा कर्मधारय समास है। इसको याद रखने का एक छोटा सा तरीका है, विशेष से विशेषण कर्मधारय। कौन सा शब्द, ये याद रखने का तरीका है, आप याद रखते हैं तो भी सही है, न रखते हैं तो इससे भी कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, ठीक ना। विशेष से विशेषण कर्मधारय, अब देखिए ये क्या होता है, तो विशेष सबसे पहले होता है कि जो जिस समास का प्रथम पद क्या हो, विशेषण हो, एक ही बात याद रखिएगा, पूर्व पद उपसर्ग है तो अव्ययीभाव हुआ, और पूर्व पद यदि विशेषण है तो कौन सा होगा, कर्मधारय हो, विशेषण होगा तो क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। बस यही पहचान है, छोटी छोटी सी बातें याद रखनी रहती हैं। पूर्व पद में
उपसर्ग है तो अव्ययी भाव, और पूर्व पद मतलब किसी शब्द के शुरुआत में यदि विशेषण वाले शब्द हैं तो वही क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। ठीक ना। अब देखिए होता क्या है, विशेष से मतलब होता है कोई भी व्यक्ति वस्तु जिसको आप संज्ञा कहते हैं। विशेषण का मतलब होता है आखिर गुण बताता है, मतलब विशेषता बताता है। तो विशेष से हो गया जिसकी विशेषता बताई जाती है, विशेषण हुआ है जो विशेषता बताता है। और जब दोनों साथ में पहले विशेषण आ जाए और साथ में विशेष्य आ जाए तो उसी वही मिल करके कौन सा समास बना लेता है, कर्मधारय समास बना लेता है। तो कर्मधारय समास की एकमात्र पहचान है यदि शब्दों के शुरुआत में विशेषण हो तो वो क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। जैसे देखिए जिस इसमें लिखा हुआ है कि जो जिस समास से किसी व्यक्ति या वस्तु की उपमा, अब देखिए ये क्या चीज होता है, उपमा मतलब होता है तुलना करना। जैसे मैं कह देता है ना कि तू तो पूर्णिमा के चांद हो, उसके बाद कहता है कि जो गुलाब जैसन खिलल बारू, ये सब कहता है। उसके बाद कहता है कि एक गीत है भोजपुरी में, ओढ़नी के रंग पियर जैसे सरसों फुला रहल बा, ये सब तो सुने ही होइएगा। इसी को कहते हैं क्या चीज, उपमा कहते हैं। कभी कभी कहा जाता है जैसे चांद सा मुखरा, उसके बाद कभी कभी ये भी कह देता है खरगोश के जैसा डरपोक। ये सब क्या है, तुलना किया जाता है और उसी तुलना को क्या कह देते हैं, उपमा कह देते हैं। ठीक ना। तो जिस भी शब्द से किसी को उपमा दिया जाए, कहीं पे बोला कि चांद के जैसा सुंदर, ऐसे सूरज के जैसा लाल, गुलाब के जैसा खिला हुआ, यही सब क्या है, उपमा है आपका। तो जिस भी शब्द से उपमा दिया जाता है वो भी क्या होता है, कर्मधारय समास। लेकिन ये उपमा वाला और उतना मायने नहीं रखता है। मेन एक ही बात, यदि विशेषण है तो ध्यान रखना है कि वो कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ है कि उपमा का क्या अर्थ होता है, तुलना करना। और तुलना करना तो समझ गए होंगे क्या होता है। देखिए जैसे यहाँ पर है आपका कौन सा, महावीर। महावीर का मतलब होता है महान वीर। इसका पहला शब्द महा जो है, महा का मतलब क्या हुआ, महान, और महान एक प्रकार का क्या है, विशेषण है। तो ये कौन सा समास, महावीर, बताइए कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। कौन सा समास, कर्मधारय समास। जैसे है चंद्रमुखी, यहाँ देखिए चंद्रमुखी उपमा दे रहा है, क्या कर रहा है, उपमा दे रहा है, चांद के जैसा मुख हो, उसी को क्या कहा जाता है, चंद्रमुखी। तो ये चंद्रमुखी चांद से तुलना करके बता रहा है, इसलिए कौन सा समास, कर्मधारय समास हो जाएगा। उसके बाद है नीलकंठ। नील बताइए तो एक रंग का नाम है और रंग का नाम क्या होता है, विशेषण होता है, इसलिए नीलकंठ जो है क्या हो जाएगा, बताइए। ये नीलकंठ जो है आपका हो जाएगा क्या चीज, बताइए तो कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास हो जाएंगे। उसके बाद देखिए जैसे में यहाँ पे है आपका उसके बाद है आपका श्वेतांबर। श्वेतांबर में कौन सा शब्द है, श्वेत शब्द है। ठीक। और श्वेत मतलब होता है उजला, ये एक प्रकार के क्या है, रंग के नाम है। तो श्वेत विशेषण है, इसलिए बताइए श्वेतांबर कौन सा हो जाएगा, बताइए तो श्वेतांबर होगा कौन सा, कर्मधारय समास हो जाएगा। फिर है पीतांबर। पीतांबर मतलब होता है ये जो शुरुआत का पीत है ना, इसका मतलब हुआ पीला, अंबर मतलब कपड़ा, मतलब पीला कपड़ा। कौन सा कपड़ा, पीला कपड़ा जो है उसी को क्या कहेगा, पीतांबर कह देते हैं, जो पीला कपड़ा रहता है। ठीक ना। तो पीत पहला शब्द क्या है, पीत मतलब पीला कलर का बात कर रहा है, ये विशेषण है, इसलिए कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। ठीक ना। उसके बाद है कमल नयन। फिर यहाँ पे उपमा का प्रयोग कर रहा है, किसी का नयन जो है किसके समान है, कमल के समान है। एक गीत था क्या, जो एक गाना ये था क्या, जो सांवली सलोनी तेरी झीली सी आंखें, इनमें न जाने कहाँ खो गया है मेरा दिल। ठीक ना। तो यहाँ जो गीत में कहता है सांवली सलोनी तेरी नीली सी आंखें, ये नीली सी आंखें क्या हुआ,
ये कुछ नहीं है, एकदम तुलना कर रहा है नीली सी आंखें। तो कमल नयन, कमल के समान यदि किसी का नयन है, जैसे किसी किसी अपने लोग के देश में जम्मू कश्मीर के जितने लोग होते हैं उनकी आंखें कैसे होते हैं, नीले होते हैं, ठीक ना। तो कमल के समान यदि किसी का नयन नीला है, आंख नीला है, या कमल के जैसा नयन है। कमल 3 तरह के होते हैं, आप लोग को पता ही होगा, एक उजले कलर का होता है, और एक देश का जो राष्ट्रीय फूल गुलाबी कलर है कमल वो होता है, और एक नीली कमल होते हैं। नीले कमल बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन सुंदर बहुत होते हैं नीले कमल, तो उसी से तुलना किया गया है कमल नयन, ठीक ना। तो कमल नयन एक हो गए, कमल के समान है, उपमा दे रहा है। फिर इसके बाद कह रहा है मृग नयन। हिरन के जो आंख होते हैं ना वो बहुत ही सुंदर देखने में लगते रहते हैं, ठीक ना। तो इसको तुलना कर है मृग नयन, मृग के समान नयन जिसका हो, ठीक ना, उसको क्या कहते हैं, मृग नयन कहा जाता है। ये खास करके बहुत सारे लड़कियों के नाम होते हैं, मृग नयनी नाम रहता है, मृग नयन कहिए, जो कहना कह सकते हैं। तो मृग नयन एक प्रकार के कौन से समास होंगे बताइए, कर्मधारय समास। तो बताइए तो अव्ययी भाव समास के पूर्व पद में क्या होंगे, यदि उपसर्ग है तो वो कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। उसके बाद यदि किसी शब्द के शुरुआत में विशेषण है, मतलब रंगों के नाम है, या ऐसा लगे उस शब्द से जो किसी की तुलना की जा रही है किसी दूसरे वस्तु से, तो वो कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। अब देखिए कर्मधारय समास का ही बदला हुआ रूप बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है, कर्मधारय समास का ही बदला हुआ रूप क्या है, बहुव्रीहि है। अब बताइए पूर्व पद प्रधान, ये हो गया अव्ययी भाव। पूर्व पद में विशेषण है तो वो क्या हो गया, कर्मधारय। अब ये क्या कहता है, अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि। ये सबसे कंफ्यूजन वाली बात ये होता है, अन्य पद प्रधानो। अन्य पद मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पूर्व पद तो जानते हैं, उत्तर पद या अंतिम पद तो हुआ, करा अन्य पद प्रधान। अब लो ये क्या करिएगा, अन्य पद प्रधान का मतलब हुआ ये जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो यहाँ नहीं है, बोलते कुछ और है और उसका अर्थ कुछ और हो, तो उसी को कहते हैं अन्य पद। जैसे 2 व्यक्ति आपस में बात करेंगे तो एक बोलने वाला होगा एक सुनने वाला होगा, लेकिन आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो तो सामने होगा भी या नहीं भी हो सकता है। तो जिस तीसरे के बारे में यदि बात किया जाए तो उसी को क्या कह देते हैं, अन्य पद कह देते हैं, ठीक ना। तो ये जो है इसका कहता है कि अन्य पद प्रधान, सबसे पहले ध्यान रखें कोई दूसरा पद प्रधान हो तो कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास हो जाता है, ठीक ना। इसमें कहता है कि कहने का तात्पर्य है कि समस्त पद किसी अन्य पद का क्या बन जाता है, विशेषण। ये हो जाता है किसी दूसरे शब्द का क्या बन जाता है, विशेषण बन जाता है। तो ये हुआ। तो कर्मधारय समास का ही बदला हुआ रूप कौन सा है आपका, बहुव्रीहि समास, बशर्ते इन शब्दों का अर्थ कुछ और हो जाता है। यही ध्यान रखें, किसी जैसे शब्द बोले और उसका अर्थ कोई और हो, किसी की तुलना किया जाए तो तब उसको क्या कहिएगा, बहुव्रीहि समास, ठीक ना। आगे शब्द जब पढ़िएगा तो उसमें एक होता है योग रूढ़ शब्द। तो जितने भी योग रूढ़ शब्द है ना वो कौन से समास में आ जाते हैं, बहुव्रीहि समास में, ठीक। ये चीज होता है, इससे भी विशेषता ही बताया जाता है। तो कर्मधारय समास का ही बदला हुआ रूप कौन सा है, बहुव्रीहि समास है। जैसे नाम तो ढेर सारा सुने होइएगा, और समास में यदि सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला समास कोई होता है तो 2 ही समास होता है, एक कर्मधारय समास और एक बहुव्रीहि। अब कैसे पहचानेंगे कि कर्मधारय कौन है और बहुव्रीहि कौन है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिस शब्द के शुरुआत में आपका जो है क्या हो वो विशेषण हो तो क्या हो जाएगा, कर्मधारय होगा, और सब कर्मधारय के जैसा ही रहता है लेकिन अर्थ कुछ और हो जाए तो उसको क्या कह देते हैं, बहुव्रीहि कहते हैं। जैसे देखिए उस कर्मधारय में देखे होएगा पीताम्बर, वैसे कहने के लिए पीताम्बर भी कह देते हैं किसको, गणेश जी को, लेकिन वहां पीताम्बर कहने का मतलब गणेश जी नहीं है, उनके कपड़े को बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं लंबोदर, इसका लंबा शब्द भी विशेषण है, ये भी कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। लेकिन लंबोदर यहाँ पे गणेश जी के
पेट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उसके शरीर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मतलब कि जे ऐसा व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है जिसका उदर क्या हो, लंबा हो, और सामान्य भाषा में उसको किसके लिए प्रयोग किया जाता है, गणेश जी के लिए, ठीक ना। तो बताइए पीताम्बर कौन सा समास, कर्मधारय, क्योंकि पीताम्बर का पहला शब्द पीत यानी पीला, वो विशेषण है इसलिए वो कर्मधारय समास होगा। लेकिन लंबोदर पूरे गणेश जी के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए लंबोदर कहेंगे तो गणेश जी होगा, और यह बहुव्रीहि समास होगा, इसको कर्मधारय के अंतर्गत नहीं रखेंगे। जैसे ऊपर कर्मधारय में पढ़े होगा श्वेतांबर, मतलब श्वेतांबर हुआ कि जो कपड़ा कैसा हो, उजला हो कपड़ा, ये तो जानते हैं सरस्वती जी के लिए उजले कपड़े का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वहां कपड़े का बात कर रहा है, सरस्वती जी का बात नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ बीना पानी, ये है कि जिसके हाथ में बीना हो, तो बताएगा श्वेतांबर कर्मधारय समास, और फिर बिना पानी कौन सा समास हो जाएगा, ये होगा बहुव्रीहि समास, क्योंकि ये किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, सरस्वती जी के लिए। जैसे पीताम्बर हम किसी के लिए उपयोग कर सकते हैं, लेकिन लंबोदर ना हाथी के लिए उपयोग करेंगे, ना कोई दूसरे मोटे आदमी के लिए उपयोग करेंगे, ना ही कोई भी और मोटा चीज के लिए उपयोग करेंगे। केवल और केवल लंबोदर किसके लिए उपयोग होता है, गणेश जी के लिए। बिना पानी किसके लिए उपयोग होता है, सरस्वती के लिए। लेकिन श्वेतांबर कहेंगे तब बताइए, तो श्वेतांबर में वो जो जैन धर्म होता है उसमें भी श्वेत कपड़ा पहनता है, पीले कपड़े पहनते हैं, पीताम्बर होता है। फिर और मान लीजिए कि कोई विधवा हो गया, वो भी उजला कपड़ा पहनता है, तो ऐसा तो नहीं कर सकते हैं हम। लेकिन आप बिना पानी किसी को कह दीजिएगा, क्या कोई अपने हाथ में बिना लेके बैठ जाएगा तो सरस्वती हो जाएगा क्या, ऐसा थोड़ी है, नहीं हो सकता है। कोई मान लीजिए किसी का पेट लंबा, हाथी का पेट लंबा है, तो क्या वो लंबोदर हो जाएगा, कभी नहीं होगा, ठीक। सिर्फ और सिर्फ गणेश जी के लिए होता है। तो पीताम्बर कर्मधारय समास होगा, जबकि लंबोदर बहुव्रीहि समास। फिर श्वेतांबर आपका होगा कर्मधारय समास, और बिना पानी क्या हो जाएंगे, बहुव्रीहि समास हो जाएंगे। फिर होता है देखिए चक्रपाणि, पीताम्बर कभी कभी पीला कपड़ा जो है कृष्ण भगवान के लिए भी उपयोग कर देते हैं, तो पीताम्बर हो गए कौन सा, कर्मधारय। फिर चक्रपाणि, जिसके हाथ में चक्र हो उसको क्या कहते हैं, चक्रपाणि। क्या सब अपने हाथ में चक्र लेके चला लेंगे क्या, नहीं हो सकता, ये केवल और केवल किसके लिए प्रयोग किया जाता है, विष्णु जी के लिए। तो चक्रपाणि बताइए तो कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। गजानन मतलब गज का आनन, जिसका गर्दन गज यानी हाथी का रहता है या हाथी का हो, उसी को क्या कहिएगा, गजानन। इसका मतलब है कि हाथियों को गजानन कह दीजिएगा, ऐसा नहीं होगा। गजानन ये गणेश के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि गणेश जी का जो यहाँ से सर रहता है वो किसका होता है, हाथी गज का होता है। तो गजानन बताइएगा कौन सा समास, बहुव्रीहि समास, ठीक। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगा। पीताम्बर कौन सा, कर्मधारय, और लंबोदर बहुव्रीहि। श्वेतांबर बताइए कर्मधारय, बिना पानी कौन सा होगा आपका, बहुव्रीहि हो जाएगा, ठीक। उसके बाद चक्रपाणि हो गए कौन सा, बहुव्रीहि होगा। गजानन कौन सा हो जाएगा आपका, ये भी आपका बहुव्रीहि होगा। गिरिधर, गिरि मतलब होता है पर्वत। जैसे कृष्ण लीला यदि आप लोग फिल्मों में या थिएटरों में देखे होइएगा, तो एक सीन आता है कि जो इंद्र होता है, गुस्सा से इंद्र बहुत सारे बारिश करा देते हैं, जिससे पूरा का पूरा गोकुल धाम डूब जाता है। अंत में कृष्ण भगवान अपने एक ही उंगली पे पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं, और उसके अंदर पूरे गोकुलवासी को अपने अंदर क्या कर लेते हैं, समाहित कर लेते हैं, और उनकी जान को बचा लेते हैं, यानी उनकी रक्षा कर लेते हैं, ठीक ना। तो उसी दिन से उनका नाम क्या हो गया, गिरिधर, मतलब गिरी को धारण करने वाला, मतलब पर्वत को धारण करने वाला। तो गिरिधर किसके लिए उपयोग किया जाता है, अब कोई दूसरा व्यक्ति पर्वत उठा सकता है क्या, हनुमान जी भी उठा लिया था, उसको गिरिधर नहीं कहेंगे। ये गिरिधर शब्द कृष्ण के लिए क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। उसके बाद है हलधर, हल को धारण करने वाला, जो अपने कंधे पर हल लेके चले उसको क्या कहेंगे, हलधर कहेंगे, ठीक ना। तो हलधर ये किसके लिए, बलराम, कृष्ण जी का जो भाई था बलराम, उसके लिए क्या करते हैं प्रयोग, हलधर, हल को धारण करने वाला बलराम। ये कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास। चंद्रशेखर, यहाँ पे फिर कंफ्यूजन होता है। जैसे नीलकंठ, ऐसा
व्यक्ति या ऐसा कहिए जिसका कंठ क्या हो, नीला हो, नीला कंठ का बात कर रहा है, ठीक ना। तो नीलकंठ का पहला शब्द नील है, वो एक विशेषण है और विशेषण रहने के कारण नीलकंठ आपका हो गया कर्मधारय समास। जबकि चंद्रशेखर जिसके शिखर पर चांद हो, बताइए किसके शिखर पर चांद होता है, शंकर जी के शिखर पर चांद होता है, जहां से दिखाया जाता है कि गंगा नदी निकलती है। इसके पीछे भी अनेकों कहावतें हैं गांव घरों में, क्या जो गंगा जी जब पर्वतों से उतरे तो धरती पर अचानक आते तो वो गुस्सा के साथ आए कि जो हम धरती को तोड़ फाड़ के रख देंगे एकदम से। तो उसी को गुस्सा को शांत करने के लिए शंकर भगवान आए और गंगा जी को अपने जटे में बांध लिया। ये कहावत है, गांव घर के ये कहावतें हैं जो ऐसा कहा जाता है। तो बताइए चंद्रशेखर, नीलकंठ कर्मधारय समास, जबकि चंद्रशेखर जिसके शिखर पर चांद हो, मतलब शंकर जी यानी शिव जी कहते हैं, ठीक। तो वो कौन सा समास हो जाएगा आपका, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक। तो बताइएगा फिर शुरुआत से, यदि उपसर्ग हो और प्रथम पद प्रधान हो तो अव्ययी भाव, पहला पद विशेषण हो तो कर्मधारय समास, उपमा दिया जाए तो कर्मधारय समास। उसके बाद यदि कर्मधारय का ही बदला हुआ रूप हो, विशेषण हो, लेकिन उससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता चलता हो तो उसको क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास कहेंगे, ठीक ना। ये था समास के एक नॉर्मल, फिर हम अगले वीडियो में इससे आगे मिलेंगे।